जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 21 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर क्लास की डेली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किससे है? तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात से इसका संबंध है। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 यह यूएई के द्वारा प्रारंभ किया गया है और गांजा में 200 टन आवश्यक सामग्री जैसे खाद्य आपूर्ति, सर्दी के कपड़े, जो मेडिकल से संबंधित सामग्रियां हैं, तो इसी 200 टन आवश्यक सामग्री भेजने वाला है यूएई गांजा में। अभी हाल ही में गांजा और जो हमास संगठन है जो गांजा का, और इजराइल के मध्य शांति समझौता कहाँ पर हुआ है? तो कतर दोहा में अभी इजराइल और हमास के मध्य जो शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए, इसके बाद 200 टन की आवश्यक सामग्री यूएई पहुंचा रहा है गांजा में। अगर बात करें यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी कहाँ हुआ था? 2024 में। तो इसका होस्ट भी न्यूजीलैंड, जो यूएई था इसका होस्ट कौन था T20 महिला वर्ल्ड कप का? तो यूएई इसका होस्ट था और विजेता यहाँ पर न्यूजीलैंड रहा था। जो दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम है उसे हराकर महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है कौन? न्यूजीलैंड, और यूएई इसका होस्ट था। और पुरुष जो T20 वर्ल्ड कप था उसका होस्ट कौन था? तो यूएसए, और वेस्ट इंडीज उसके होस्ट थे। भारत यहाँ पर विजेता रहा था और जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है मेल की, इसे हराकर भारत ने जीता था T20 वर्ल्ड कप। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास यह इंडिया, फ्रांस और यूएई के मध्य आयोजित हुआ है। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास। ऑपरेशन इंद्रावती हमने कहाँ पर प्रारंभ किया था? हैती में प्रारंभ किया था। ऑपरेशन अजय इजराइल में प्रारंभ किया था। और ऑपरेशन सद्भाव अभी हाल ही में जो यागी तूफान आया था, तो यागी तूफान में सहायता पहुंचाने के लिए लाओस और वियतनाम में प्रारंभ किया गया था ऑपरेशन सद्भाव। लाओस की राजधानी क्या है? तो वियनतीने इसकी राजधानी है। और आसियान की बैठक इस बार कहाँ पर हुई है? तो आसियान की जो बैठक है इस बार लाओस की राजधानी वियनतीने में हुई है। G20 की बैठक इस बार कहाँ पर हुई है? किसने अध्यक्षता की थी? तो ब्राजील ने अध्यक्षता की थी। एससीओ संघाई सहयोग संगठन की इस बार की बैठक कहाँ पर हुई थी? अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी इस बार की बैठक। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी इस बार? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की गई थी, रूस के द्वारा की गई थी इस बार जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने की थी। रूस के कजान शहर में हुआ था। जो कोप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का आयोजन कहाँ हुआ था इस बार? तो बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन हुआ था कोप 29 का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध कहाँ से? तो विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है और जो मूसी इमारतें हैं इनका संबंध कहाँ से है? इनको शामिल किया गया है भी। तो हैदराबाद से संबंधित है मूसी इमारतें। विश्व स्मारक कोष इसकी बात करें तो 1996 में इसकी स्थापना होती है और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। विश्व स्मारक कोष की जो विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 है, इसमें भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है विश्व स्मारक निगरानी सूची के अंतर्गत। जो मूसी नदी के किनारे स्थित इमारतें हैं, जैसे हैदराबाद में मूसी नदी प्रवाहित होती है, तो हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे जो इमारतें स्थित है, जैसे वहाँ का हाई कोर्ट, वहाँ के लाइब्रेरी, पुस्तकालय, वहाँ के अस्पताल, जो इमारतें हैं हाई कोर्ट की, पुस्तकालय की, जो अस्पताल की, इन जो मूसी नदी के किनारे स्थित जो इमारतें, इन्हें शामिल किया गया है विश्व स्मारक निगरानी सूची में। और भुज की जो जल प्रणाली है, भुज की जो जल प्रणाली जो कि गुजरात की है, तो भुज की जल प्रणाली को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना इन दोनों स्थानों के बारे में। मूसी नदी की बात करें तो यह कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर की चोटी है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र, यहाँ से कावेरी नदी जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और मूसी नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। और मूसी नदी पर ही तेलंगाना में उस्मान सागर बांध का निर्माण किया गया है। और अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की अगर बात करें कौन कौन से स्थल या कौन कौन सी जो धरोहर है भारत की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो विश्व धरोहर, कितनी विश्व धरोहर सूची में शामिल है भारत की? तो जो 43 स्थल है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसमें से 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। मिश्रित कौन सा है? कंचनजंगा। और अभी हाल ही में नवीनतम विश्व धरोहर कौन बनी है
भारत की, तो यह 43वीं बनी है नवंतम मोइदम, जो कि अहोम साम्राज्य के कब्रिस्तान है और असम का है मोइदम। अमूर्त धरोहर कितनी है यूनेस्को में शामिल भारत की, तो 15 अमूर्त धरोहर है, अनटेंजेबल, जो जिसे हम छू नहीं सकते। अमूर्त धरोहर जैसे गरबा हो गया, योग हो गया, जो किए जा सकते अर्थात जिन्हें छुआ नहीं जा सकता है। तो कितनी अमूर्त धरोहर है, 15, और नवीनतम कौन सा है, गरबा है। साहित्य शहर किसे घोषित किया है अभी यूनेस्को ने, तो कोझिकोड को साहित्य शहर घोषित किया है। भारत में रामसर स्थल कितने हैं, तो भारत में अभी वर्तमान में 85 रामसर स्थल है, और अभी तमिलनाडु के सर्वाधिक रामसर भूमि में शामिल है स्थल, 18 स्थल, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान है इसमें। भारत में कौन से 2 हॉट स्पॉट स्थित है पूरी तरह से, तो भारत में 2 स्पॉट स्थित है, जो हमारा पश्चिमी तट है और जो हमारा पूर्वी हिमालय है, ये 2 हॉट स्पॉट पूरी तरह भारत में स्थित है। यूनेस्को की जो मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व सूची है, जो जिनमें बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया जाता है, तो भारत के जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल है भारत के 12। कुल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की जो मेन एंड बायोस्फीयर सूची है उसमें शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी, तो हमने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात फिलीपींस को किया था, और फिलीपींस के बाद भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात इंडोनेशिया को करने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल यह इंडिया और रशिया के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित की गई है, और इसका नामकरण जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो मास्कोवा नदी है, इसके नाम पर इसका ब्रह्मोस मिसाइल है इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। और ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह क्रूज मिसाइल है, और फायर एंड फॉरगेट अर्थात दागो और भूल जाओ की नीति पर यह कार्य करती है, अर्थात इसे छोड़ के टारगेट सेट करके इसे छोड़ दिया जाए, उसके बाद ये अपने आप टारगेट का पीछा करते हुए उसको नष्ट कर देती है। तो यह क्रूज मिसाइल है, अर्थात ये राडार की पकड़ में नहीं आती है, यह सतह से एकदम पास में चलती है और तेज गति से चलती है, इसके कारण यह राडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। इसकी गति कितनी है, तो 2.8 मेग इसकी गति है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। तो ब्रह्मोस हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पहली बार हमने किसे निर्यात किया था ब्रह्मोस को, तो फिलीपींस को निर्यात किया था हमने पहली बार ब्रह्मोस को, और अब किसे निर्यात किया जाएगा, तो इंडोनेशिया को निर्यात किया जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल को। अभी 26 जनवरी 2025 में हमारे मुख्य चीफ गेस्ट कौन होने वाले, मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट कौन होंगे, तो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो साहब, यही हमारे मुख्य चीफ गेस्ट रहने वाले, मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। तो ये जब भारत में आएंगे 26 जनवरी को, तो इनसे यह समझौता कर लिया जाएगा, और ब्रह्मोस किसको दी जाएगी, तो यह इंडोनेशिया को दी जाएगी, और इसे प्राप्त करने वाला भारत से यह दूसरा देश होगा। सार्वधिक द्वीपों वाला देश भी किसे कहा जाता है, तो इंडोनेशिया को कहा जाता है। और आर्चीपिलागो, इनकी आकृति कैसी है, तो आर्चीपिलागो आकृति में है इसके द्वीप इंडोनेशिया के, इस प्रकार के आकृति में हमें इंडोनेशिया के द्वीप दिखाई देते आर्चीपिलागो में। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी कौन सा है विश्व का, इंडोनेशिया है। इसकी राजधानी जकार्ता है, जहाँ पर आसियान का मुख्यालय है। और भविष्य में इसकी नई राजधानी कौन सी हो सकती है, तो न्यू संतारा भविष्य में इसकी नई राजधानी हो सकती है। ऑपरेशन समुद्र शक्ति, जो गरुड़ शक्ति, जो अभ्यास है युद्ध अभ्यास समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, यह किसके मध्य होते हैं, इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जो कि लुजोन द्वीप पर स्थित है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है, तो जो टायर निर्माता कंपनी है CEAT और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इन दोनों को शामिल किया गया है विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क सूची में। तो टायर निर्माता कंपनी CEAT और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को शामिल किया गया है। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, यह जो परियोजना है या जो यह प्रोग्राम है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, 2018 में यह प्रारंभ होता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह प्रारंभ किया गया था, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगर विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में होती है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और प्रतिवर्ष शीतकालीन बैठक इसकी कहाँ पर होती है प्रमुख, तो यह दावोस
स्विट्जरलैंड में ही आयोजित होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा में 1971 में स्थापना होती है और शीतकालीन बैठक का आयोजन दावोस में होता है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो अभी जो दो कंपनियां हैं वह ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल की गई है। जो टायर निर्माता कंपनी है CEAT टायर कंपनी और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इन दोनों को शामिल किया गया है। और किस कारण से शामिल किया गया है इन्हें, तो जो विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों के प्रयोग हेतु इन्हें शामिल किया गया है। जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है इसके अंतर्गत नवीन जो निर्माण की तकनीकें उन्हें प्रयोग लाने के लिए निर्माण में इन्हें सम्मानित किया गया है। और अगर बात करें नवीन तकनीकें अर्थात जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित तकनीकें उन तकनीकों को इन्होंने शामिल किया है। भारत की 14वें क्रम की महारत्न कंपनी कौन बनी है अभी, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यह भारत की अभी 14वीं महारत्न कंपनी बनी है, नवीनतम। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में GI टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किससे है, तो अभी प्रधानमंत्री जी ने 118वें क्रम की जो मन की बात की उसमें इसका उल्लेख किया था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को GI टैग मिला है वर्जिन नारियल तेल का। मन की बात यह प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं मन की बात। तो 118वां एपिसोड था मन की बात का, जिसमें अंडमान निकोबार की जो कुछ वस्तुएं हैं इन्हें GI टैग प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री जी ने इनका घोषणा की या प्रधानमंत्री जी ने इन पर चर्चा की थी। तो जो 7 GI टैग है दिए गए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, जिसमें से एक वर्जिन नारियल तेल भी है। 7 GI टैग दिए गए जिसमें से एक वर्जिन नारियल तेल भी है जो कि अंडमान निकोबार में भी निकोबार का है और इसे GI टैग मिला है। इसके अतिरिक्त जो निकोबारी नारियल है, चावल है, चटाई है, इन्हें भी GI टैग दिया गया है। तो कहाँ का है वर्जिन नारियल तेल, यह निकोबार का है और इसे अभी GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। और यह कब दिया गया था पहली बार, तो 2004 में किसे मिला था यह पहली बार, तो जो दार्जिलिंग की चाय है उसे पहली बार GI टैग प्राप्त हुआ था। अंडमान निकोबार की बात करें तो श्री विजयपुरम इसकी राजधानी है, जिसका पहले नाम पोर्ट ब्लेयर था। यहाँ के अभी 21 आइलैंड थे, उनका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो 21 आइलैंड के नाम जो परमवीर चक्र विजेता थे हमारे सैनिक, उनके नाम पर यहाँ पर 21 आइलैंड का नाम कर दिया गया है। रोज द्वीप की बात करें तो इसका नया नाम बोस द्वीप हो चुका है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप हो चुका है सुषमा स्वराज जी के नाम पर। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है, यह अंडमान निकोबार में जो विजयपुरम या जो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है यहीं पर स्थित है। सेल्युलर जेल भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान, तो यह भी अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप भी कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलता है। सबसे छोटा नेशनल पार्क हमारा साउथ बटन भी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जो सेंडल पीक है यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट थुलियर भी यहाँ पर स्थित चोटी है अंडमान निकोबार पर। और यहाँ पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है। और नारकोंडम यहाँ पर जो पाया जाता है, नारकोंडम ज्वालामुखी यहाँ का प्रसुप्त ज्वालामुखी अंडमान निकोबार का। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ पर जारवा, शैम्पेन, ओंग, सेंटलीज और निकोबारी जनजातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को CRPF जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है इसका प्रमुख बनाया गया है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है इसे। और इसकी स्थापना 1939 में की गई थी ब्रिटिश शासनकाल के तहत, और तब इसे क्राउन फोर्स के नाम से जाना जाता था CRPF को। लेकिन आज़ादी के बाद 1949 के एक्ट से इसका नाम क्या कर दिया गया, CRPF कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसके पहले महानिदेशक कौन थे CRPF के, तो VG कानेटकर, जो VG कानेटकर जी थे, यह CRPF के पहले मुख्य या महानिदेशक थे, ये आपको नाम याद रखना है। और वर्तमान में कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह वर्तमान में इसके प्रमुख है। और 1991 बेंच के IAS ऑफिसर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो CRPF का आदर्श वाक्य सेवा और वफादारी। और कहीं भी किसी जो राज्य के किसी भी देश के किसी भी राज्य में या किसी हिस्से में जहाँ पर अशांति उत्पन्न होती है, वहाँ पर जो
सेंट्रल गवर्नमेंट है यह सीआरपीएफ को भेजता है राज्यों की मांग के आधार पर। जहां पर किस राज्य में अशांति उत्पन्न होती है वहां पर सेंट्रल के द्वारा जो सीआरपीएफ है इनके जवानों को शांति स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। वी नारायण जी, अभी हाल ही में वी नारायण यह किसके प्रमुख बने, तो इसरो के प्रमुख बने वी नारायण जी। और जो एस सोमनाथ है उनकी जगह इसरो के उनका स्थान लिया है इसरो के प्रमुख के रूप में वी नारायण ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो अभी हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ, उड़ीसा में प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय खान मंत्रियों का तीसरे क्रम का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है और उड़ीसा के कोणार्क मंदिर पर इसका आयोजन हुआ था। और खान मंत्री कौन है वर्तमान में, तो जो हमारे खान या खान मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तो जी किशन रेड्डी वर्तमान में इसके मंत्री है। और राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा में हुआ था। यह 20-21 जनवरी को हुआ है, अर्थात ये कल और आज के दिन इसका आयोजन होना है राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मेलन का। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो विकासशील भारत @2047 इसका जो है 2047 तक हमें विकसित बनना है, यह इसकी थीम रखी गई है विकासशील भारत @2047। जो पहली बार है इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी, राष्ट्रीय खान मंत्रालय की। तो राष्ट्रीय खनिज मंत्रालय की पहली बैठक हैदराबाद में हुई थी और इसकी दूसरी बैठक भोपाल में होती है। और अभी तीसरी बैठक कहाँ पर, उड़ीसा में हुई है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की अगर बात करें तो यह सूर्य मंदिर है कोणार्क का कौन से भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान को। इसे बेलेक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और गंग वंश के जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी इस बार कहाँ हुआ है, 2024 में। तो 2025 में तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी इस बार कहाँ, उड़ीसा में हुआ है 9 जनवरी को। चीफ गेस्ट के रूप में किस देश के राष्ट्रपति आए थे, तो जो त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे यह हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आए थे प्रवासी भारतीय दिवस पर। एक और मीटिंग का आयोजन होता है, एक और सम्मेलन होता है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 इसका सेकेंड संस्करण था, जिसका आयोजन कहाँ पर, नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का। अगर बात करें नई दिल्ली में ही भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों स्थान है। भारत मंडपम में हमने किसकी अध्यक्षता की थी, यहाँ पर किसका आयोजन हुआ था, तो जो G20 संगठन है इसका आयोजन हुआ था भारत मंडपम में। और जो यशोभूमि है यहाँ पर जो पार्लियामेंट 20 है इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था यशोभूमि में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त इसे योनेक्स सनराइज ओपन भी कहा जाता है, योनेक्स सनराइज ओपन टूर्नामेंट भी कहा जाता है इसे, या इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहा जाता है। दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, योनेक्स सनराइज ओपन के नाम से भी पूछ सकता है। 1973 से यह आयोजित होना प्रारंभ हुआ है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो येन से यंग है, येन से यंग इसके द्वारा जीता गया है। और ये कहाँ की खिलाड़ी है, तो यह दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है येन से यंग, इसके द्वारा यह खिताब जीता गया है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। इसका आयोजन कहाँ पर, नई दिल्ली में हुआ है, KD जादव स्टेडियम नई दिल्ली में। मेल में इसका विजेता कौन रहा है इंडिया ओपन बैडमिंटन का, तो विक्टर एक्स सेलेरेशन यह इसके विजेता रहे, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी है विक्टर एक्स सेलेरेशन। और जो फीमेल में कौन विजेता रही है, तो एन से यंग है यह फीमेल में विजेता रही है और दक्षिण कोरिया की यह खिलाड़ी है। जो विक्टर एक्सेलरेशन है इन्होंने किसे हराकर जीता है, तो यह CE ली, यह नाम भी इतने ही अजीब गरीब है कि अगर आप इन नामों को याद करोगे या बार बार दोहराओगे तो अपना नाम भूल जाओगे। तो विक्टर जो एक्सेलरेशन है इन्होंने CE ली को हराया है, जो कि सिंगापुर के हैं। और जो फीमेल में एन से यंग है यह दक्षिण कोरिया की है और इसने जो थाईलैंड की चोचू वोंग इसे हराया था। तो आपको जो विजेता का नाम केवल याद रखना है, मेल में विक्टर है और फीमेल में एन से यंग है, जो कि दक्षिण कोरिया की। ये इंपॉर्टेंट बैडमिंटन की प्रतियोगिता इसलिए।
हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ के 20वें स्थापना समारोह का आयोजन हुआ है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इसका फुल फॉर्म है। और इसके 20वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ है। और मुख्य अतिथि के रूप में इसमें श्री अमित शाह जी शामिल हुए, जो कि गृह मंत्री हमारे, क्योंकि जो एनडीआरएफ सुरक्षा बल है, जो कि जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर या कहीं पर बाढ़ आने पर, सुनामी आने पर या कहीं पर आगजनी होने पर वहाँ पर सहायता कार्य के लिए एनडीआरएफ हमेशा तैयार रहता है। तो जो एनडीआरएफ है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए इसके मुख्य अतिथि के रूप में श्री अमित शाह गृह मंत्री इसमें शामिल हुए थे। 2005 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है 16 जनवरी से, 16 जनवरी को, इसलिए 16 जनवरी को भी इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विजयवाड़ा की बात करें अगर आंध्र प्रदेश में, तो यहीं पर स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, जो कि भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम हमारा, हाल ही में चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक का संबंध किससे है? तो पंकज मिश्रा जी की पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गांजा। वो किसकी? पंकज मिश्रा जी की पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गांजा। इसमें बताया गया है कि जो गांजा में हमास है, वहाँ पर जो इजराइल के द्वारा हमास को नष्ट करने के लिए जो युद्ध किया गया था या जो बम बरसाए गए थे, उसके कारण वहाँ के जो आम जन है उनकी स्थिति कैसे प्रभावित हुई, किस तरह वह प्रताड़ित हुए, और जो युद्ध है, युद्ध समाप्ति के बाद वर्तमान में वहाँ की क्या स्थिति है, इस स्थिति को मार्मिक चित्रण किया गया है पंकज मिश्रा जी द्वारा। द वर्ल्ड आफ्टर गांजा, इसके लेखक पंकज मिश्रा जी है, और इसमें युद्ध संघर्ष का मार्मिक घटना का वर्णन किया गया है, अर्थात किस प्रकार वहाँ के आम जन लोगों को समस्याएं हुई हैं। तो युद्ध के बाद गांजा की स्थिति क्या है और युद्ध संघर्ष में की जो मार्मिक घटनाएं, उनके बारे में बताया गया है द वर्ल्ड आफ्टर गांजा में, और पंकज मिश्रा जी इस पुस्तक के लेखक है। तो हमने यह 21 जनवरी के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से देखा है और मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मेरी तरफ से। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने ले ली है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरूस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में होगा? तो नौसेना का युद्ध अभ्यास है और फ्रांस के नेतृत्व में इसका आयोजन होना है। टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह नोवाक जोकोविच के नाम हो चुका है। हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू फर्स्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चीन में इसे प्रारंभ किया गया है। हाल ही में महिला पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। किसने? भारत ने जीता है। और इसका उप विजेता कौन रहा है? तो भूटान इसका उप विजेता रहा था। और जो मेल और फीमेल दोनों वर्ग में खो खो वर्ल्ड कप किसने जीता है 2025 का? तो भारत ने जीता है। IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो 2 वित्तीय वर्ष है हमारे IMF के द्वारा। चर्चा में रही स्वामित्व का संबंध किससे? तो स्वामित्व योजना का संबंध पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो यह महाराष्ट्र से लॉन्च किया गया है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? पटना, बिहार में। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किससे है? तो UAE ने हमास को सहायता पहुंचाई है इसके द्वारा। हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध कहाँ से है? तो हैदराबाद से इनका संबंध है। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करने वाली है? इंडोनेशिया को निर्यात होगा। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में टायर निर्माता कंपनी CEAT और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड दोनों को शामिल किया गया है। मन की बात कार्यक्रम में GI टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध कहाँ से? तो अंडमान निकोबार से इसका संबंध है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF के प्रमुख कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त हुए हैं। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन
सम्मेलन अभी तीसरा कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है, कोणार्क। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग है जो दक्षिण कोरिया की, इसने जीता है महिला में खिताब। हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो 20वां स्थापना दिवस समारोह आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में हुआ है एनडीआरएफ का। हाल ही में चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक का संबंध किससे है? तो पंकज मिश्रा जी से संबंधित पुस्तक है यह। धन्यवाद, जय हिंद।